हेलो एवरीवन, आई विश यू अ सेफ एंड हेल्दी न्यू ईयर। कोरोना तो फिर से आ गए, लेकिन प्रिकॉशंस लेते रहें और सेफ रहें। आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि ये वीडियो आईटीसी से रिलेटेड है, इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडीशंस क्या होती हैं, कौन आईटीसी ले सकता है, आईटीसी होता क्या है, और कौन से गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जिसका आईटीसी हम ले सकते हैं, और क्या एलिजिबिलिटी होती है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ेंगे आईटीसी से रिलेटेड। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इन सारी चीज़ों को। तो ये आ गया हमारा जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब हम समझते हैं इन टर्म्स को। इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या होता है। इनपुट हमारा 3 टाइप्स का हो सकता है, इनपुट, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन ये सारी चीज़ें परचेज करता है मार्केट से, या तो वो इनपुट गुड्स लेगा, या कोई इनपुट सर्विसेज लेगा, या वो कैपिटल गुड्स लेगा, उस केस में वो रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी क्लेम कर सकता है जितना उसने टैक्स पे किया है अपने परचेजेस पे। तो उसे ही हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। जल्दी से समझ लेते हैं इनपुट का मतलब क्या होता है। इनपुट का मतलब कोई भी गुड्स परचेज किया बिजनेस में यूज़ करने के लिए, जैसे कोई रॉ मटेरियल, वो हमारे इनपुट में आ जाएगा। इनपुट सर्विस क्या होती है, कोई भी सर्विसेज हमने ली अपना गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो हमारा इनपुट सर्विस में आ जाती है। फिर आती है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमने कैपिटलाइज किए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन पे और समझते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो ये आ गई हमारी डेफिनेशन। इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स क्लेमिंग द क्रेडिट ऑफ द जीएसटी पेड ऑन परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब इसमें लिखा हुआ है क्लेमिंग द क्रेडिट ऑफ द जीएसटी। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन ने आईटीसी पे किया है अपने परचेजेस पे, चाहे उसने गुड्स परचेज किए हों, चाहे उसने सर्विसेज ली हों किसी से अपने बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसका वो क्रेडिट अवेल कर सकता है, उसका वो क्रेडिट क्लेम कर सकता है। मान लेते हैं एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो गुड्स बनाता है, वो मार्केट में सेल करता है। उस गुड्स को बनाने के लिए कुछ इनपुट लगता होगा, कुछ इनपुट सर्विसेज भी लगती होगी। तो यही एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है। मान लेते हैं इनपुट लगता है उसमें एक्स, वाई एंड जेड। जब वो रजिस्टर्ड पर्सन इन इनपुट्स को खरीदेगा मार्केट से, तो वो कोई जीएसटी पे कर रहा होगा अपने परचेजेस पे। तो मान लेते हैं जब उसने इनपुट एक्स खरीदा तो उसने टैक्स पे किया अपना 50। उसने वैल्यू तो पूरी पे करी होगी, लेकिन उसमें उसने जीएसटी 50 रुपीज़ का पे किया। फिर उसने वाई खरीदा तो उसने टैक्स पे किया 80। जब उसने जेड खरीदा तो टैक्स पे किया 100। और ये सारे इनपुट उसने अपने बिजनेस में यूज़ किए उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, जो वो सेल करेगा मार्केट में। तो जब वो इस प्रोडक्ट को सेल करेगा मार्केट में, जो भी टैक्स होगा, जो भी जीएसटी होगा, वो फाइनल कंज्यूमर पे करेगा। जब वो फाइनल कंज्यूमर पे करेगा तो ये सप्लायर की ड्यूटी होती है कि उस जीएसटी को सबमिट करे गवर्नमेंट को। तो देखते हैं जब सेल हुई तो कितना उसका जीएसटी बना था, टैक्स पेड ऑन सेल्स। जब उसने सेल करी तो टैक्स आया 300 रुपीज़ का। तो नॉर्मल चार्ज में क्या होता है, सप्लायर कलेक्ट करता है टैक्स और पे कर देता है गवर्नमेंट को। तो जब उसने इनपुट खरीदे थे उसने टैक्स पे कर दिया था सप्लायर को, और वो टैक्स सप्लायर ने सबमिट कर दिया गवर्नमेंट को। और अब ये रजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर है, तो सप्लायर कलेक्ट करेगा और सबमिट कर देगा गवर्नमेंट को। तो जब ये सबमिट करेगा 300 रुपीज़ अपने गवर्नमेंट को, क्या वो पूरा कैश में पे करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसने परचेजेस करी थी, उसका उसे क्रेडिट मिलेगा इसमें। तो देखते हैं वो कितना पे करेगा। टैक्स टू बी पेड बाय मैन्युफैक्चरर 300 माइनस 50 माइनस 80 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 70। तो वो नेट में पे करेगा 70 रुपीज़, जो भी उसने आउटवर्ड सप्लाईज करी है उसका, क्योंकि जितनी उसने परचेज करी थी उसका उसने क्रेडिट ले लिया। और ये जो 70 रुपीज़ है, इसका बर्डन कस्टमर पे ही जाता है, ये कलेक्ट कस्टमर से किए जाते हैं। जीएसटी हर एक पॉइंट पे लगता है। जब तक गुड्स मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हर एक पॉइंट पे जीएसटी अप्लाई होता है। और जीएसटी की ये चेन कहीं ब्रेक नहीं होती, सबको जीएसटी का बेनिफिट मिलता है, और टैक्स का बर्डन सारा कंज्यूमर पे जाता है। तो हम पढ़ते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए कंडीशंस क्या क्या होती है हमारी। तो इसमें पहली कंडीशन आती है, द डीलर शुड बी इन अ पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहता है तो उसके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है, द टैक्स हैज़ बीन पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर। तो जब हमने परचेज करी थी सप्लायर से, हमने पूरा इनवॉइस वैल्यू का अमाउंट पे कर दिया था सप्लायर को। उसमें सप्लायर ने कलेक्ट किया जीएसटी और वो उसे पे करना था गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट को उसने वो जीएसटी पे कर दिया है, तभी हम वो क्रेडिट अवेल कर पाएंगे। थर्ड कंडीशन है, द सेड गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन रिसीव्ड। जिस भी गुड्स एंड सर्विसेज के इनवॉइस से रिलेटेड हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज हमें रिसीव हो गई हो सप्लायर से। इस पॉइंट का एक एक्सेप्शन भी होता है, बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल में क्या होता है, इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। किसी रेसिपिएंट की डिमांड थी
किसी प्रोडक्ट की, उसने वो थर्ड पर्सन को अपना ऑर्डर दे दिया, और वो जो थर्ड पर्सन को ऑर्डर दिया उसने किसी और को ऑर्डर दे दिया वो गुड्स के लिए, क्योंकि वो थर्ड पर्सन ट्रेडिंग करता था। जो भी सप्लायर था, सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया उस थर्ड पर्सन को, क्योंकि वो उसे सेल करी। फिर थर्ड पर्सन ने इनवॉइस इशू किया रिसिपिएंट को, जिसके पास गुड्स जाने थे, उसने उसे इनवॉइस रेज कर दिया। लेकिन गुड्स पहले सप्लायर से थर्ड पर्सन के पास जाता, थर्ड पर्सन से रिसिपिएंट के पास जाता, ये थोड़ा एक लॉन्ग रूट हो जाता है। इससे बेटर क्या हो सकता है कि सप्लायर से डायरेक्टली रिसिपिएंट के पास गुड्स पहुंच जाएं। लेकिन बिल तो सप्लायर ने थर्ड पर्सन का बनाया और थर्ड पर्सन ने रिसिपिएंट का बनाया है। तो इस केस में क्या होता है, गुड्स की डायरेक्ट सप्लाई हो जाती है सप्लायर टू रिसिपिएंट को। अब गुड्स डायरेक्टली रिसिपिएंट के पास तो चले गए, लेकिन आईटीसी लेने की कंडीशन है कि गुड्स रिसीव होने चाहिए। तो थर्ड पर्सन अपने परचेजेस का क्रेडिट कैसे क्लेम करेगा, उसके पास तो गुड्स गए ही नहीं। तो ये एक एक्सेप्शन है इस पॉइंट का, ये मान लिया जाएगा थर्ड पर्सन के लिए कि उसे गुड्स रिसीव हुए थे। फिर फोर्थ कंडीशन आती है रिटर्न्स हैव बीन फाइल्ड। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन क्लेम कर रहा है आईटीसी, उसने सारी अपने रिटर्न्स फाइल कर दिए हो, तभी वो आईटीसी ले सकता है। फिर आती है फिफ्थ कंडीशन, व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स आईटीसी कैन बी क्लेम्ड ओनली व्हेन द लास्ट लॉट इज रिसीव्ड। मान लेते हैं जो रिसिपिएंट है उसने 10,000 गुड्स परचेज किए किसी सप्लायर से, और वो 10 के लॉट्स में आएंगे, 1000 के लॉट्स में आएंगे। तो जब तक उस गुड्स का 10th लॉट नहीं आ जाता तब तक रिसिपिएंट आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मान लेते हैं 5000 तक के लॉट आ गए और वो 5000 तक के लॉट का आईटीसी क्लेम कर ले। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज एक ही इनवॉइस बन रहा है, तो वो तभी क्लेम कर सकता है अपना सारा आईटीसी जब उसका लास्ट लॉट रिसीव हो जाए। फिर आती है हमारे पास सिक्स्थ कंडीशन। सिक्स्थ कंडीशन क्या है, नो आईटीसी विल बी अलाउड इफ डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम्ड ऑन टैक्स कंपोनेंट ऑफ अ कैपिटल गुड्स। मान लेते हैं किसी ने कैपिटल गुड्स खरीदे किसी सप्लायर से और उसने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया अपनी बुक्स में, तो उस पर आईटीसी अलाउड नहीं है। या तो डेप्रिसिएशन ले सकते हैं या हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। फिर आती है कंडीशन हमारे पास 7, द पेमेंट शुड बी मेड विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। जब हमने सप्लायर से गुड्स परचेज किए और हमें पेमेंट करनी है सप्लायर को, वो पेमेंट हमें 180 डेज के अंदर सप्लायर को पे कर देनी है, तभी हम अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर पाएंगे। तो ये सारी कंडीशन थी हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए। और हमारी एलिजिबिलिटी क्या होती है, एलिजिबिलिटी यही होती है कि वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है आईटीसी कैन बी क्लेम फॉर ओनली बिजनेस पर्पस। जो भी हम परचेज कर रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए, उसी पे हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई पर्सनल पर्पस के लिए कोई भी गुड्स ले रहा है या कोई भी सर्विस ले रहा है, तो उस पर आईटीसी हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। आईटीसी विल नॉट बी अवेलेबल फॉर गुड्स और सर्विसेज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर पर्सनल यूज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज फॉर विच आईटीसी स्पेसिफिकली नॉट अवेलेबल। तो पर्सनल यूज के लिए होगा तो आईटीसी नहीं ले सकते। अगर कोई एग्जेम्प्ट सप्लाईज होगी तो उसका भी हम आईटीसी नहीं ले सकते। सप्लाईज फॉर विच आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, कौन सी सप्लाईज हो सकती हैं ऐसी, जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में डिफाइंड है, जो मैं आने वाली अपनी वीडियोस में बताऊंगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के बारे में। वो अगर सप्लाईज होंगी इसमें तो उसके लिए भी हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। फिर सेकंड पॉइंट है, इफ द टैक्स पेड ऑन इनपुट्स इज मोर देन द टैक्स पेड ऑन आउटपुट, द आईटीसी कैन ईदर बी कैरी फॉरवर्ड और क्लेम्ड एज रिफंड। मान लेते हैं जो हमने परचेज करी उस पर जो टैक्स था वो था 200 और जो हमने सेल करी है उस पर टैक्स था 100, तो वो सेट ऑफ हो गया और तो 100 हमारे पास अभी भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो जो हमारा 100 का क्रेडिट पड़ा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, उसे या तो हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले पीरियड में या उसका रिफंड कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, क्लेमिंग ऑफ आईटीसी वुड नॉट बी अवेलेबल बियॉन्ड सितंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर to which the invoice pertains or the date of filing of annual return whichever is earlier। आईटीसी क्लेम करने की एक लिमिट भी दी गई है। वो लिमिट क्या है, अगर कोई भी परचेज करी हमने इस साल में तो अगले साल के सितंबर तक या इस साल की एनुअल रिटर्न तक वो आईटीसी हमें अवेल कर लेना है। नहीं, अगर वो आईटीसी हमने अवेल नहीं किया तो वो लैप्स हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा इंपोर्ट से रिलेटेड। द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस इज अवेलेबल टू द इम्पोर्टर, However, the input tax credit of BCD would not be available। जब कोई इम्पोर्टर इम्पोर्ट करता है कोई भी गुड्स, उस पर IGST लगता है और जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है, तो उनका भी वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। लेकिन BCD जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है कस्टम्स एक्ट में,
उसका आईटीसी नहीं मिलता। और एक और पॉइंट आता है जिसमें क्रेडिट अवेल होता है और क्रेडिट यूटिलाइजेशन होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इन दोनों में यही डिफरेंस होता है, क्रेडिट अगर हमें अवेल करना है, जो हमें क्रेडिट अवेल करना है वो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम अवेल कर लेंगे अपना आईटीसी। क्रेडिट यूटिलाइजेशन क्या होता है? जो भी हमने क्रेडिट अवेल कर चुके हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो जब उस क्रेडिट को हम यूटिलाइज करते हैं टैक्स पे करने के लिए तो उसे क्रेडिट यूटिलाइजेशन कहते हैं। और क्रेडिट अवेलमेंट वो होता है जब हम अपना परचेजेस पे क्रेडिट क्लेम करते हैं। तो आज ये था हमारा सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। इसकी सेकंड वीडियो जल्दी आएगी जिसमें मैं 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट के बारे में भी बताऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो बाय।